नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 2023 में जीएस पेपर 4 में एक क्वेश्चन आया था एथिक्स में। लोक जीवन के मुख्य सिद्धांत क्या हैं, उपयुक्त उदाहरण के साथ समझाइए। व्हाट आर द मेजर प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ, डिस्कस विद सुटेबल एग्जांपल्स। लोक जीवन के सिद्धांत, जिन्हें अक्सर नोलन सिद्धांतों के रूप में जाना जाता है, लोक सेवकों व अधिकारियों के नैतिक आचरण की आधारशिला है। इसमें सत्यनिष्ठा, जवाबदेही, पारदर्शिता, निष्पक्षता, नेतृत्व प्रमुख सिद्धांत हैं। तो एक सिविल सेवक के अंदर में ये नैतिक नैतिक सिद्धांत होने चाहिए। इसी को हम कहते हैं मुख्य सिद्धांत। लोक जीवन के मुख्य सिद्धांत क्या है? यही सब जो नोलन सिद्धांत है, इसको कहते हैं नोलन सिद्धांत। ये लोक जीवन के मुख्य सिद्धांत हैं। इसमें 5 बातें मुख्य रूप से हम कह लें कि भाई सत्यनिष्ठा होनी चाहिए, और ये जवाबदेही, पारदर्शिता एक ग्रुप में इसको रखें हमेशा, कि जहाँ पर पारदर्शिता होगी वहीं पर जवाबदेहिता आएगी ऑटोमेटिक। तो सत्यनिष्ठा पहले ही है। दूसरा पारदर्शिता, जवाबदेहिता, निष्पक्षता, किसी के पक्ष में न हो, भेदभाव न करे, पक्षकारिता न करे, अपने दोस्त या अपने परिवारजन, अपने सगे संबंधियों को जो फायदा न पहुंचाए या अपने दुश्मनों को हानि न पहुंचाए जानबूझ करके। और नेतृत्व क्षमता, ये सब कुछ लोक जीवन के मुख्य सिद्धांत हैं जो विश्वास एवं सुशासन सुनिश्चित करने हेतु मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। सत्यनिष्ठा सबसे इसमें इंपॉर्टेंट है। सत्यनिष्ठा के बारे में थोड़ी सी बातें समझें। सत्यनिष्ठा को अंग्रेजी में कहा जाता है इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी ये क्या है? सत्यनिष्ठा के अंग्रेजी पर्याय इंटीग्रिटी का तात्पर्य किसी चीज के संपूर्ण रूप से जुड़े होने और आंतरिक सुसंगति से है। ठीक। सभी जितने मुख्य सिद्धांत हैं लोक सेवक के अंदर में जो होने चाहिए, समानुभूति, परानुभूति, सहिष्णुता, दया, करुणा, निष्पक्षता हो, निष्कपटता हो, स्वार्थीपन न हो, बेईमान न हो, तो ये इन सब में क्या है, एक सुसंगतता होनी चाहिए, सुसंगति होनी चाहिए। तो उसे कहेंगे हम इंटीग्रिटी। सत्यनिष्ठा, अपने काम के प्रति वफादार हो, यानी कि कर्तव्य परायण हो, समय से आए, समय से आए और अपने जितना भी उसको काम अलॉट है उसको पूरी ईमानदारी से करें, सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग ना करें, अपने पक्ष में उपयोग ना करें। ये सब चीज़ें आ जाएंगी इंटीग्रिटी में। ईमानदारी से काफ़ी बड़ी चीज़ होती है इंटीग्रिटी। सत्यनिष्ठा के अंतर्गत नैतिक सिद्धांतों के बीच में आंतरिक सुसंगति और नैतिक सिद्धांतों तथा व्यवहार में सुसंगति दोनों आती हैं। मतलब जितने भी नैतिक सिद्धांत हैं उन सब के बीच में आपस में सुसंगति हो, और उस व्यक्ति के अंदर, मतलब उसके मन में जो है वही उसके कृत्य में झलके। सत्यनिष्ठा के अंतर्गत नैतिक सिद्धांतों के बीच सुसंगति हो, पहली चीज, और नैतिक सिद्धांतों तथा व्यवहार में सुसंगति हो, यानी 2 या 2 से ज्यादा जो नैतिक सिद्धांत है उसमें आपस में सुसंगति हो, उसमें कोई मतलब कॉन्फ्लिक्ट ना आए, और उसके आंतरिक जो व्यवहार हैं, आंतरिक जो सिद्धांत हैं और व्यवहार, उसमें सुसंगति हो। सत्यनिष्ठा संपन्न व्यक्ति का आचरण लगभग हर स्थिति में उसके नैतिक सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए, और नैतिक सिद्धांत वस्तुनिष्ठ आधार पर नैतिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको लग रहा है इसलिए नैतिक, मतलब नैतिक है उसके लिए और वही काम कर रहा है। वो वस्तुनिष्ठ आधार पर नैतिक होना चाहिए कोई चीज। सुसंबद्धता में निहित है कि नैतिक सिद्धांतों का अधिक्रम या सोपान क्रम भी सुनिश्चित होना चाहिए, ताकि अगर 2 सिद्धांतों में टकराव हो तो भी कर्ता को इस बात का संशय न हो कि उसे किस सिद्धांत को वरीयता देनी है। अगर किसी नैतिक सिद्धांत से विचलन होता है तो उस विचलन को न्याय संगत ठहराने के लिए पर्याप्त आधार होना चाहिए। प्रसिद्ध दार्शनिक कांट की भाषा में कहें तो, मुझे किसी नियम के उल्लंघन का हक तभी है जब मैं यह कह सकूं कि जैसी स्थिति में मैं हूं वैसी स्थिति में नियम का उल्लंघन करना भी नियम माना जा सकता है। तो वो है अपना इंटेग्रिटी।
यानी किसी भी परिस्थिति में, हर परिस्थिति में अपने नैतिक आचरण के अनुसार व्यवहार करना, अपने जो नैतिक मान्यताएं हैं, नैतिक जो सिद्धांत है उसके अनुरूप कार्य करना, वो है इंटीग्रिटी। जैसे एक होता है, इंटीग्रिटी कई प्रकार हैं, उसमें से एक है व्यावसायिक सत्यनिष्ठा। उसके बारे में थोड़ा देख लें। प्रोफेशनल इंटीग्रिटी क्या होता है? अपने व्यवसाय से जुड़े उन नैतिक सिद्धांतों का पालन करना जो उस व्यवसाय की आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट में शामिल है। तो अपना जो व्यवसाय का कोड ऑफ कंडक्ट है, उसके अनुसार कार्य करना, यह है व्यवसायिक सत्यनिष्ठा। जैसे वकील द्वारा अपने मुवक्किल की पूरी सहायता करना नैतिक है और दूसरे पक्ष के वकील से सांठगांठ कर लेना अनैतिक है। यह है व्यावसायिक सत्यनिष्ठा। अगर व्यावसायिक नैतिकता व सामाजिक नैतिकता में गहरा अंतर्विरोध हो तो नैतिक संकट उत्पन्न होता है। जैसे मान लो कि हमारा मुवक्किल जो है वो सचमुच रेपिस्ट है मान लिया, और ये मुझको उसके प्रमाण मिल रहे हैं, कहीं पीछे से कोई दिखा रहा है, प्रमाण दे रहा है कि जिसको आप बचाने का प्रयास कर रहे हैं वो तो दोषी है, उसके बहुत सारे ठोस प्रमाण दिख रहे हैं। तो अगर हम कोड ऑफ कंडक्ट जो हमारा आचार संहिता बना हुआ है व्यवसाय का, उसके अनुसार चले तो मुवक्किल को बचाना हमारा नैतिक धर्म है। लेकिन जो सामाजिक धर्म क्या कहता है, उसको अगर हम देखें तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएगा। ऐसे में सामाजिक नैतिकता का पालन करना चाहिए। जो सत्यनिष्ठ व्यक्ति है वो क्या करेगा, वो ऐसा नहीं कि हमारा कोड ऑफ कंडक्ट कह रहा है हमारे बिजनेस का कि अपने मुवक्किल को बचाओ तो बचाओ तो बचाओ, नहीं। अगर सामाजिक नैतिकता से कॉन्फ्लिक्ट हो तो ऐसे में सामाजिक नैतिकता का पालन करना चाहिए। यदि अस्पताल चिकित्सक से अनावश्यक तौर पर किसी मरीज की सर्जरी करने को कहे तो उसे आचरण संहिता के इस नियम का पालन नहीं करना चाहिए कि कनिष्ठ चिकित्सक वरिष्ठ चिकित्सक के निर्देशों का पालन करेंगे। तो ऐसे ही पुलिस विभाग मान लो है, कोई थाना का थानेदार है, दरोगा है, अगर वो जा करके जनता में वसूली कर रहा है, जो कि एक नैतिक आचरण नहीं है, एक अनैतिक आचरण है, भ्रष्टाचार है ये, तो थाना प्रभारी ये कहे कि मेरे ऊपर का जो है एसपी, उनका दबाव है, एसपी कहें कि मेरे ऊपर के जो है उनका दबाव है, वो कहें मेरे ऊपर के उनका दबाव है, तो अगर किसी के दबाव में, वरिष्ठ के दबाव में कनिष्ठ अगर उल्टा पुल्टा काम करें तो इसका मतलब वो कुछ हो ना हो सत्यनिष्ठ नहीं है, सत्यनिष्ठ कतई नहीं है वो। तो अपने वरिष्ठ के दबाव में आकर के या कोड ऑफ कंडक्ट के दबाव में आकर के हमें गलत को गलत ना कहें, सही को सही ना कहें, जो कह रहा है वो दिन को रात कहे तो रात कहेंगे, अगर ऐसी बातें हैं तो सत्यनिष्ठ आचरण नहीं है। सत्यनिष्ठा के उदाहरण अगर हम देखें, जो कि इसमें पूछा भी, उदाहरण बताओ हर चीज का, तो मतदाताओं या उपभोक्ताओं या नागरिकों के सामने कोई झूठा दावा ना करना, ये उदाहरण है सत्यनिष्ठा के। तो झूठा दावा ना करना, सफलता में उतना ही श्रेय लेना जितना योगदान वास्तव में उस व्यक्ति का है, अधिक श्रेय मिल रहा हो तो विनम्रता से अस्वीकार कर देना, यह भी सत्यनिष्ठा का उदाहरण माना जाएगा। तो मतदाताओं या उपभोक्ताओं या नागरिकों से झूठा वायदा ना करना। दूसरा, सफलता में उतना ही श्रेय लेना जितना योगदान वास्तव में उस व्यक्ति का है, अधिक श्रेय मिल रहा हो तो विनम्रता से अस्वीकार कर देना, यह भी सत्यनिष्ठा का उदाहरण है। विफलता की स्थिति में आगे बढ़कर उसकी जिम्मेदारी को स्वीकार करना, चाहे उसमें उसके अधीनस्थों की भूमिका अधिक रही हो, यह भी उदाहरण है सत्यनिष्ठा का। सफलता मिले तो उसमें उतना ही श्रेय लेना जितना आपका सचमुच भागीदारी है, असफलता मिले, विफलता मिले तो उसमें अपने आप को सामने ला के खड़ा कर देना। अगला, व्यक्तिगत लाभ के लिए झूठ बोलने, दूसरों की बुराई या तारीफ करने,
जैसी प्रवृत्तियों से बचना, जैसे 12 साल के ऊपर के बच्चे की पूरी टिकट लेना। ये सब सत्यनिष्ठा के उदाहरण हैं कि अगले को पता हो या ना पता हो, हम फिर भी सत्यनिष्ठ रहेंगे। अपनी प्रतिबद्धताओं और वायदों को निश्चित समय पर पूरा करना, चाहे उसके लिए कितना भी त्याग करना पड़े। तो जो प्रतिबद्धता कर दिया, कमिटमेंट कर दिया तो कर दिया, अब उसको पूरा करना है। नहीं तो क्या होगा, क्रेडिबिलिटी जो है ना, विश्वसनीयता, वो खत्म हो जाती है, विश्वास खत्म हो जाता है। इसलिए कमिटमेंट ना करो तो ही अच्छा है, और कर दो तो उसको निभाओ। नहीं निभाने पर विश्वसनीयता में कमी आएगी। अगली बार कुछ भी कहोगे तो वो माना नहीं जाएगा कि भाई कह तो रहा है, लेकिन विश्वास नहीं है कि वो होगा कि नहीं होगा। वो समय पे डिपेंड करेगा। इसके जुबान से कुछ भी बोल देगा बड़बड़, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं है। वो समय पे डिपेंड करेगा, उस सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। तो इसके कमिटमेंट का कोई फ़ायदा नहीं है। तो कमिटमेंट, जो कमिटेड व्यक्ति है वो सत्यनिष्ठ व्यक्ति माना जाएगा। किसी व्यक्ति से उतनी ही अपेक्षा करना जितना आप स्वयं उसके लिए करते हैं। किसी ऐसे उत्पाद का विज्ञापन या समर्थन ना करना जिससे आप स्वयं सचमुच संतुष्ट ना हो और समाज के लिए अच्छा ना मानते हो। तो ये हो जाएगा सब सत्यनिष्ठा के उदाहरण। यहाँ भी देख लें, सत्यनिष्ठा यह मूल सिद्धांत ईमानदारी एवं नैतिक उत्थान की मांग करता है। लोक अधिकारियों को ईमानदारी से कार्य करना चाहिए तथा भ्रष्टाचार या हितों के टकराव से मुक्त रहना चाहिए। जैसे भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन समाज के लाभ के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने में अटूट सत्यनिष्ठा का प्रदर्शन करते हैं। ये सब उदाहरण लिख सकते हैं, बाकी ये सब लिख दें। भाई जो नेता हैं वो जनता से झूठा वायदा ना करें तो सत्यनिष्ठा हो जाएगा। सफलता में उतना श्रेय लें जितना कि आप उसके सचमुच भागीदार हैं, सत्यनिष्ठा हो जाएगा। विफलता मिलने पर जो है आप सामने आकर के उसकी जिम्मेदारी लें, सत्यनिष्ठा हो जाएगा। उदाहरण यहाँ दे सकते हैं, चंद्रयान तृतीय, जो चंद्रयान थर्ड था, चंद्रयान 3 जो था, माफ़ कीजिए, चंद्रयान जो 2 था, उसमें जब विफलता कुछ आंशिक रूप से मिली तो उसकी जिम्मेदारी लिए आकर के सामने, नाम क्या था, शायद यस सोमनाथ नाम था, उन्होंने सामने आकर के उसका श्रेय, मतलब उसका जो जिम्मेदारी है खुद लिया। तो ये है सत्यनिष्ठा। अगला है जवाबदेही। ये जवाबदेही जहाँ पर होगा वहाँ पारदर्शिता ऑटोमेटिक आएगा। कि लोक जीवन का एक सिद्धांत है कि पारदर्शिता रहे। लोक अधिकारी जब अपने कार्यों व निर्णयों के लिए जवाबदेह होते हैं एवं सार्वजनिक संसाधनों का उपयोग जिम्मेदारी से करते हैं तो जन विश्वास एवं सुशासन में वृद्धि होती है। जन विश्वास बढ़ता है, सुशासन बढ़ता है। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम नागरिकों को सूचना एवं पारदर्शिता की मांग कर अधिकारियों को जवाबदेह बनाने हेतु सशक्त करता है। पारदर्शिता देखो लगा हुआ, यह सिद्धांत सरकारी निर्णयों एवं प्रक्रियाओं में खुलेपन पर जोर देता है। स्वीडन का एलेमेंस रैटन या घूमने का अधिकार सार्वजनिक एवं निजी भूमि तक पहुंच की अनुमति देता है, जिससे भूमि उपयोग एवं संरक्षण में पारदर्शिता की संस्कृति। ये सब क्या लिखेंगे? अगला है वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता जरूरी है एक सिविल सेवक के अंदर में। ऑब्जेक्टिविटी। वस्तुनिष्ठता क्या होता है थोड़ा समझें। वस्तुनिष्ठता शब्द का प्रयोग दर्शन, विधि तथा नीति शास्त्र जैसे विषयों में विशिष्ट अर्थों में होता है। इसका सामान्य अर्थ है कि व्यक्ति को कोई निर्णय करते समय उन सभी आधारों से मुक्त होना चाहिए जो उसकी व्यक्तिगत चेतना में शामिल है ना। तो व्यक्तिगत चेतना से, जिसको हम पूर्वाग्रह कह सकते हैं, व्यक्तिगत चेतना से मुक्त होकर के निर्णय लेना। जैसे उसकी विचारधारा क्या है, तो विचारधारा क्या है वो उससे निर्णय ना हो। तो विचारधारा, कल्पनाएं, दृष्टिकोण, पूर्वाग्रह, रूढ़ धारणाएं, मान्यताएं, इन सब के आधार पर निर्णय न करना, यह है हमारा वस्तुनिष्ठता।
यदि वह इन सभी आधारों से मुक्त होकर निर्णय के मूल में केवल उन आधारों को रखेगा जो तथ्यात्मक एवं तार्किक हैं और जिन्हें प्रत्येक व्यक्ति मानने को बाध्य है, तो उसका निर्णय वस्तुनिष्ठ होगा। दर्शन की भाषा में कहें तो वही नैतिक कथन वस्तुनिष्ठ कहलाएगा जिसकी सत्यता की स्थितियां किसी भी व्यक्ति विशेष के मस्तिष्क से स्वतंत्र हैं। वस्तुनिष्ठता इसके लिए आवश्यक है कि सार्वजनिक अधिकारी व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों या प्राथमिकताओं के बजाय साक्ष्य और तथ्यों के आधार पर निर्णय लें। उदाहरण, न्यायाधीशों से अपेक्षा की जाती है कि वे कानून एवं पूर्व निर्णयों पर भरोसा करते हुए न्यायपूर्ण कानूनी प्रणाली सुनिश्चित करते हुए निष्पक्ष रूप से मामलों का फैसला करें। नेतृत्व, इसमें एक सकारात्मक उदाहरण स्थापित करना, सकारात्मक उदाहरण स्थापित करना, दूसरों को प्रेरित करना, सार्वजनिक विश्वास बनाए रखना शामिल है। जैसे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने जनता के साथ सक्रिय रूप से जुड़कर और वायरस से निपटने के प्रयासों का करके कोविड-19 महामारी के दौरान प्रभावी नेतृत्व का प्रदर्शन किया। कुछ और लोक सेवक के नैतिक सिद्धांत हैं, जिसे उसमें प्रतिबद्धता हम कह सकते हैं। प्रतिबद्धता, सत्यनिष्ठा हम बोले, सत्यनिष्ठा, जवाबदेही, पारदर्शिता, वस्तुनिष्ठता, निष्पक्षता, प्रतिबद्धता भी तो होना चाहिए, कमिटमेंट, ये भी बहुत जरूरी है सिविल सेवक के अंदर में। प्रतिबद्धता एक आंतरिक गुण है। प्रतिबद्धता व्यक्ति, विचारधारा या मूल्यों के प्रति हो सकती है। प्रतिबद्धता में संज्ञानात्मक, भावनात्मक पक्ष तो होता ही है, प्रायः व्यवहारात्मक पक्ष भी होता है। अंग्रेजों के समय में राज्य पुलिस राज्य था और नौकरशाही अभिजात, रूढ़िवादी और असंवेदनशील थी। नेहरू ने 1964 में स्वयं को इस अर्थ में विफल माना कि वे नौकरशाही के रूढ़िवादी चरित्र को नहीं बदल पाए। 1968 में इंदिरा गांधी ने एक प्रतिबद्ध नौकरशाही की मांग की। वे यह पहले ही कह चुके थे कि नौकरशाही को बदलना होगा। उनकी यह कहकर आलोचना की गई कि वे नौकरशाही को नचाना चाहती हैं, परंतु यह प्रश्न भी उठ खड़ा हुआ कि क्या नौकरशाही को प्रतिबद्ध होना चाहिए? अगर प्रतिबद्ध होना चाहिए तो यह प्रतिबद्धता किसके प्रति होना चाहिए? कमिटमेंट वाली बात चली। तो एक सिविल सेवक की प्रतिबद्धता किसके प्रति होनी चाहिए, इसको थोड़ा देख लें। संविधान के प्रति होनी चाहिए, संविधान के प्रति प्रतिबद्धता होनी चाहिए। सामाजिक न्याय व कल्याणकारी उद्देश्य जो है, सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता हो, कल्याणकारी उद्देश्य उससे पूरे हों। संसद द्वारा पारित विधानों और नीतियों के प्रति प्रतिबद्धता होनी चाहिए। जो हमारी आचरण संहिता है, नीति संहिता है, कोड ऑफ एथिक्स है, कोड ऑफ कंडक्ट है, उसके प्रति प्रतिबद्धता हो। किसी राजनीतिक दल या नेता के प्रति प्रतिबद्धता नहीं होना चाहिए। फिर एक सिविल सेवक के अंदर में करुणा होनी चाहिए। करुणा यानी कंपैशनेट हो। करुणा का अर्थ कमजोर व्यक्तियों या प्राणियों के प्रति उत्पन्न होने वाली उस भावना से है जो उनकी उस कमजोर स्थिति को समझने तथा उसके प्रति समानुभूतिक चिंता रखने से उत्पन्न होती है। यह भावना व्यक्ति को प्रोत्साहित करती है कि वह पीड़ित व्यक्ति के दुख को दूर करने में सहायता करे। ठीक है ना। माना जाता है कि संपूर्ण विश्व में परोपकार की भावना का मूल तत्व करुणा ही है, तो करुणावान होना चाहिए। फिर दृढ़ता होनी चाहिए। दृढ़ता, परसेवरेंस, परसिस्टेंस। दृढ़ता का अर्थ है किसी दूरगामी तथा कठिन उद्देश्यों की प्राप्ति होने तक धैर्य तथा आंतरिक प्रेरणा बनाए रखना। एक एक लाइन में डेफिनेशन ऐसे ध्यान देना चाहिए। दृढ़ता क्या है? परसेवरेंस या परसिस्टेंस मतलब कि किसी दूरगामी तथा कठिन उद्देश्य की प्राप्ति होने तक धैर्य तथा आंतरिक प्रेरणा बनाए रखना, ये है। सेवा भावना होनी चाहिए उसके अंदर। सेवा भाव, ये पूछा भी हुआ यूपीपीसीएस में। स्पिरिट ऑफ सर्विस, सेवा भावना वह मनः स्थिति है जिसमें कार्य किसी लाभ या स्वार्थ को ध्यान में रखकर नहीं किया जाता, बल्कि इस भावना के साथ किया जाता है कि यह करना मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। लोक सेवा में इसका अर्थ यह है कि वेतन और सुविधाओं पर विशेष ध्यान न देते हुए इस भाव से काम करना कि मैं अपनी शक्तियों का अधिकतम उपयोग सामाजिक कल्याण को साधने में कैसे कर सकता हूँ, यह है सेवा भाव।
और सेवा भाव के कुछ लक्षण हैं। कार्य में ही आनंद मिलना चाहिए उस व्यक्ति को, वो है सेवा भाव। यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं समाज को बेहतर बनाने के लिए कार्य कर रहा हूँ, बहुत उपकार कर रहा हूँ समाज के ऊपर, बल्कि यह सोचना चाहिए कि समाज के लिए कार्य करके मैं खुद को बेहतर बना रहा हूँ। मन में यह भावना बनाए रखना कि मैं जो कुछ भी हूँ समाज के कारण हूँ, इसलिए समाज के प्रति कार्य करना प्रामाणिक जीवन जीने की शर्त है। इस भाव से काम करना सेवा भाव है। और जन सेवा के प्रति समर्पण, ये भी एक गुण है लोक सेवक का। डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, डेडिकेशन या समर्पण का अर्थ है किसी व्यक्तिगत या सामाजिक उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्धता की ऊंची तीव्रता वाली मनः स्थिति। यह मनः स्थिति उद्देश्य के प्रति तीव्र भावनाएं पैदा करती हैं जो व्यक्ति के व्यवहारों को नियंत्रित करती हैं। जैसे मतलब कुछ उदाहरण देखें क्या लक्षण होगा जनसेवा के प्रति समर्पण का, कि जनसेवा प्रति पब्लिक सर्विस के प्रति बहुत समर्पित व्यक्ति है। जैसे मान लो कि काम को 9 से 6 बजे की नौकरी ना समझना, कि 9 बजे खट्टा से आया और 6 बजे चले गए। कुछ ज़रूरी काम भी है तब भी 5 मिनट ना रुके, खट्टा से निकल के बाहर चले गए। 9 बजे आना है, 9:15 पा रहे हैं। तो ये एकदम समय से बंधे हुए हैं, ऐसे नहीं रहे, समर्पित रहे थोड़ा सा। कभी कभी ज़्यादा काम कर लें कि भाई मुझको काम करना है, ज़रूरी है। पब्लिक भाई डेडिकेशन क्या होगा, पब्लिक सर्विस के प्रति डेडिकेशन क्या है कि नौकरी नहीं कर रहे हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है। मुझको खुद इसमें अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, तो वो समर्पण है। किसी रिलेशनशिप में भी दो व्यक्ति आपस में नौकरी नहीं कर रहे होते हैं, वो समर्पण उसमें चाहिए होता है। वंचित वर्गों की सहायता करने में गहरा संतोष महसूस होना चाहिए। ये सब लक्षण है कुछ। तो इस वीडियो में इतना ही। लास्ट में निष्कर्ष, अतः लोक सेवा में नैतिक मानकों को बनाए रखने एवं नागरिकों में भरोसा सुनिश्चित करने के लिए लोक जीवन के ये सिद्धांत आवश्यक हैं। कौन से सिद्धांत, थोड़ा देख लें। पहले तो सत्यनिष्ठा, समानुभूति और करुणावान होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ, निष्पक्ष होना चाहिए और जवाबदेह और पारदर्शी होना चाहिए, सेवा भाव की भावना हो, समर्पण हो, निस्वार्थता हो। ये सब गुण हैं, ये हमेशा ध्यान रखें। इससे क्या होगा, इससे जो है जनता का कल्याण होगा, इससे लोक कल्याणकारी समाज की स्थापना होगा, इससे लोकतंत्र मजबूत होगा, इससे लोगों का जो जीवन स्तर है वो बेहतर होगा, इससे सुशासन आएगा, इससे जो है गुड गवर्नेंस वही सुशासन आएगा, इससे जनता में विश्वास की बढ़ोतरी होगी, इसमें स्वयं में संतोष होगा कि हाँ हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। ये सब इसके फायदे हैं। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।